पर और एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल लाए हैं हम यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए, ताकि वो प्रिपरेशन कर पाएँ अपनी। इसमें सब कुछ है, सिलेबस है, पढ़ना कैसे है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, हम सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जर्नी टू सक्सेस, यानी अगर किसी भी चीज़ की आपको सक्सेस चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहली बात है आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। और जब आपका गोल सेट हो जाए तो उसके बाद आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और जब प्लानिंग हो जाए आपकी कि आपको कैसे पढ़ना है, कितने बजे, कितनी देर तक पढ़ना है, तो आपको उसका एग्जीक्यूशन यानी एक्शन करना चाहिए। इस छोटी सी बात के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ अब जानने वाली होनी चाहिए वो होनी चाहिए कट ऑफ। हमें कितनी मेहनत करनी है और कहाँ तक जाना है। इसके लिए हमने एक छोटी सी पहल की है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको 2018 दिसंबर के यहाँ पर कुछ कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब हम एनालिसिस पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारे मार्कर के पास कि ये अनरिजर्व्ड है, ये ओबीसी है और ये शेड्यूल कास्ट एससी है। देखिए हम सभी कैटेगरीज को नहीं ले पाए, लेकिन हम सिर्फ एक जनरल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप अनरिजर्व देखेंगे तो आपको अनरिजर्व में दिख रहा होगा कि जो जेआरएफ है अनरिजर्व का वो 2018 में 60.67 था, जबकि नेट के लिए लगभग 54% था। यानी कि 5 से 6% का एक अंतर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जबकि आप ओबीसी में आएंगे तो ये है 57.33, नेट है इनका 48, यानी कि अगर आप इसका भी अंतर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 9% का अंतर मिलेगा। अगर आप एचसी में देखेंगे तो 53.3 और यहाँ पे आपको मिलेगा 46, तो यहाँ पर भी आपको 7% का अंतर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी कैटेगरी में हमेशा 9% जाती है, 7%, 8% जाती है। आप मोटा मोटा ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गई तो 9% और बहुत कम गई तो 6%, यानी कि आपको ये 6% 9% का अंतर ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर हम 2019 के डेटा को भी एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 65.33 थी जनरल की और ये 56 थी। तो यहाँ पे आप देखिए तो गैप 9% का बढ़ गया। यहाँ पे आप देखिए ओबीसी में 10% का, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लगभग 10% का दिखेगा। यानी ये जो अंतर है ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आप 2019 दिसंबर का देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और चेंज मिलेगा। और एक मोटी मोटी बात अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछला हमने आपको दिखाया था और जो इस बार हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि हमने आपको जो 2019 जून दिखाया, तो आप यहाँ पे अगर जून में कट ऑफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि जेआरएफ का जो है वो यहाँ पर 65.33 है। जबकि जस्ट अगर हम आगे चलते हैं 2019 के दिसंबर में तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जेआरएफ की कट ऑफ 64% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 64 है। तो अब ये बात जानने वाली है कि दिसंबर का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जून में बच्चे ज़्यादा ग्रेजुएट होते हैं, ज़्यादा बच्चे अपीयर करते हैं और जितने ज़्यादा बच्चे अपीयर करते हैं कट ऑफ भी उतना बढ़ जाता है। तो मोटा मोटा आपको एवरेज समझ में आ गया होगा कि जो आपको परसेंट लाना है वो आपको 65 से 70% के बीच लाना है। तो मैं अपनी इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि हमें जो ध्यान देना है वो हमें ध्यान देना है 60 से 70% के बीच लाने का, या मोटा मोटा अगर आप कहें तो मैं एक्यूरेटली आपसे कहूँगा 65 से 70% के बीच आपको लाना है, तभी आप जेआरएफ के लिए सोचिएगा। तो इन सब एनालिसिस के बाद अब हम आगे चलते हैं कि अब करना क्या है। तो मोटी मोटी बात है कि हम यूनिट पता करेंगे हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो हमें पता लगा कि 10 यूनिट है, और इन यूनिट के अगर हम मार्क्स को और इनके नाम को समझ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए यूनिट वाइज हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यूनिट दिख रही होगी वो दिख रही होगी आपको फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, और ये इधर इसके मार्क्स, तो ये 16 से 24 नंबर के बीच का आता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये 15 से 23 मार्क्स का आता है। लेकिन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे एनवायरमेंटल साइंस में कम हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है।
जैसे मैं केमिस्ट्री का था तो मुझे इसमें थोड़ी सी आसानी हुई, लेकिन मुझे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं बायोलॉजी का नहीं था और ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का आता है। लेकिन अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के सेक्शन को थोड़ा थोड़ा ये कम कर रहे हैं और केमिस्ट्री के पार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। फिर आता है इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एनर्जी और इन्वायरमेंट पे इनकी नज़र अच्छी खासी रहती है। तो अगर आप यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि हमें इनमें से कौन को पढ़ना चाहिए कौन को नहीं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ वो है कि आप यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उन पर आप ध्यान अगर ज़्यादा देंगे तो काम अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे और भी यूनिट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की है, तो पॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं, बैकबोन है, और आप इसका मार्क्स भी देखेंगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद है सॉइल एंड हैजार्डस वेस्ट। तो ये जो सॉइल एंड हैजार्डस वेस्ट है ये बहुत ही कम 5 से 10 नंबर का आता है। एनवायरमेंटल लॉज लेजिस्लेशन 10 से 20। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस और मॉडलिंग एक बहुत बड़ा विषय है प्रॉब्लम का, बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि मैथ्स आ जाती है, ये भी 8 से 15 नंबर का। और कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज, अगर कोई बर्निंग हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो 5 से 12 नंबर का। तो ये इस पेज में हमने वो पार्ट्स रखे थे जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है। तो एक पॉल्यूशन ही है जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेज, इसके पहले पेज था, उसमें आपने देखा ही कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट थे। अब इसका एनालिसिस करेंगे कि हमें कितना दिन चाहिए, कैसे हम 2 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं। ये सच है और इसको हम मैथमेटिकली आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम यूनिट्स अभी हमने देखी, हम उनमें सब यूनिट्स यानी यूनिट्स में और कौन कौन से हिस्से हैं उनको देखेंगे और फिर दिन को कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही आराम से कॉमन मैथ से। चलिए यहाँ पे देखिए 10 यूनिट है, अभी हमने आपको दिखाए। अब मान लेते हैं हर यूनिट में 20 सब टॉपिक हैं, तो अगर 20 सब टॉपिक हैं तो टोटल सब टॉपिक कितने हो गए, 10 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 200। मान लीजिए हम एक दिन में 5 सब टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के जो ट्रीटमेंट हैं वो, तो ऐसे सब टॉपिक होते हैं छोटे छोटे। तो मान लीजिए हम 5 सब टॉपिक एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो और हफ्ते में हम कोशिश करते हैं कि हम संडे को रिलैक्स रहेंगे, छुट्टी लेंगे और हम 6 दिन पढ़ेंगे। तो अगर आप 5 सब टॉपिक एक दिन में पढ़ते हैं तो 6 दिन में हो गए 30। तो एक महीने में, अगर आप लोग को नहीं पता है, तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। तो 4 हफ्ते में हम कितना पढ़ लेंगे, हम 30 इंटू 4 यानी कि 120 टॉपिक्स अपने कवर कर लेंगे, सब टॉपिक्स। और हमें कवर कितने करने हैं, अमूमन 200 कवर करने हैं, 200। तो 2 महीने में हम 280 कवर कर लेंगे। एक महीने में हमने 120 किया तो 2 महीने में 240, 280, आप जितना चाहें। अगर आप संडे को भी पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 महीना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे सब टॉपिक हैं 200। तो मोटा मोटा 1.5 महीना या 2.5 महीने में आप कर सकते हैं, और अगर स्टैंडर्ड वे में कहें तो 2 महीना आपको लगेगा। उसके बाद आप 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर हर हफ्ते लगाइए। तो आप ये संडे रख सकते हैं कि आप संडे को सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर करें, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास जून है, हमारे पास जुलाई है, क्योंकि अगस्त या सितंबर में पेपर होने के चांसेस हैं। तो इस 2 महीने में आप अगर ये फॉलो करेंगे रूटीन तो बहुत कुछ हो सकता है। बुक्स की बात करें तो देखिए 2 बुक्स हैं, इंडियन और फॉरेन, दोनों की बात करेंगे। ये देखिए सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। अरिहंत की बुक तो है ही है पॉपुलर बहुत ही ज़्यादा, और इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो बीबी सिंह जी की ये एक बुक है, आर गुप्ता की, ये अरिहंत की पुरानी एडिशन है, ये नया है। कैटलिस्ट की भी बहुत ही फेमस बुक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस इनकी प्रीवियस ईयर है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा एरर है, क्योंकि मैंने खुद इनको ट्राई किया और बहुत ज़्यादा एरर है। इसका खास ख्याल रखिएगा, मेरा कोई डाउट नहीं है इनके नॉलेज पर, लेकिन ये जो एरर है, ये अगर हम गलत नॉलेज लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इन बुक्स में आप एरर ज़रूर देख लीजिएगा।
तो इंडियन बुक हमने देख ली, हमारे पास है अरिहंत, हमारे पास है आर गुप्ता की बुक, हमारे पास है कैटलिस्ट की और ट्रूमैन की बुक है। अब फॉरेन बुक की अगर बात करें तो फॉरेन बुक में हमारे पास जो मेजर बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेज। ये बेसिक है, आप नेट वाले हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो इस पर अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड चीज़ पढ़िए। तो एक है गिलबर्ट एम मास्टर्स की सबसे फेमस, और यही लेनी आपको चाहिए। लेकिन एक और राइटर की बुक है जी टाइलर मुलर, इसको भी ले सकते हैं। इन दोनों का प्राइस अमूमन 500 से 1000 के बीच बैठता है, आप ले सकते हैं। एक और बुक है बॉटकिन एंड केलर की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है, ये डॉलर में है, इसका आना भी मुश्किल है, तो आप बॉटकिन एंड केलर को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इकोलॉजी की तो ये फेमस बुक है, यही बुक सबने पढ़ी है, शायद मैंने पढ़ी है, ये आप देख सकते हैं इमेज मेरे ही बुक की है। तो यूगेना पी ओडम और गैरी डब्ल्यू बैरेट की बुक है। इसके अलावा एक और बुक है माइकल बेगॉन एंड कॉलिन एंड हार्पर की, ये बुक भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है। तो पीडी शर्मा जो है वो बेसिक आप ले सकते हैं, उसके बाद आप ईपी ओडम जो कि कन्वेंशनल बुक है, बायोलॉजी वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा एडवांस आपको जाना है तो माइकल बेगॉन भी आप पढ़िए। देखिए, पढ़िए हर बुक को, अपने नॉलेज को थोड़ा सा वाइड करिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि बैकबोन है, समझ में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप स्टैनली मैनहैन की बुक ले सकते हैं, या आप केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक बुक है थॉमस जी स्पिरो की। तो थॉमस जी स्पिरो की बुक तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये स्टैनले की ही बुक चलती है, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं आप हमारे ग्रुप से भी ले सकते हैं। एक बुक मैं स्टैटिस्टिक्स की बताना चाहूँगा जिसको मैंने इस्तेमाल किया, ये चंदेला जी की है, और बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको एनवायरनमेंट के बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लोग गेट की भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप गिलबर्ट एंड मास्टर्स की ही किताब लीजिए। देखिए, जो गिलबर्ट एंड मास्टर्स हैं ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, और ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के ही विभाग में थे। तो इनकी जो बुक है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस करती है, फॉर्मूलाज हैं, आपको उसमें देखना पड़ेगा आपके काम का क्या है क्या नहीं। अब बात करते हैं, ज़माना है स्मार्ट स्टडी का। अगर आप ये सब बुक्स लेंगे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो बेस्ट तरीका है आप स्मार्ट स्टडी करिए। तो उसके लिए बेस्ट है आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, विजिट करिए, वहाँ पर रेगुलर क्विज़ हैं, अगर आप रोज़ 10 क्विज़ भी देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, इट इज़ ऑल फॉर द फ्री, और यहाँ पे सारी अपडेट्स पीएचडी से लेके सारी चीज़ों की मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स आपको रेगुलर विजिट करनी चाहिए। रामसार कन्वेंशन की वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे, क्योंकि वेटलैंड्स में जो चेंज होता है वो डायरेक्ट सवाल यूपीएससी तक में आता है, then it is for CPCB, MHRD, UNFCC and MOEFCC। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और यूनाइटेड नेशंस, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट्स को विजिट करने से उनके जो बिल्कुल लेटेस्ट कैंपेन्स चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक मैगज़ीन है जिसको मैं सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी है ये मैगज़ीन। तो चलिए स्टेप्स टू फॉलो पे आते हैं। तो स्टेप्स टू फॉलो में है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करनी है। ये जो फॉर्मूला है ये इवान पैवलोव का एक मेथड है। ये कहते हैं कि आप यूनिट्स देखिए, बार बार जो सवाल रिपीट हो रहे हैं उनको देखिए और उस पर पढ़ाई करिए। आपको जो अपने स्टडी सेशंस हैं वो शॉर्ट रखने हैं जितने हो पाए, वीकली और डेली टारगेट्स रखने हैं कि एक हफ्ते में मुझे ये यूनिट करनी है, एक दिन में मुझे 15% इस यूनिट का करना है, ऐसे आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे। अब जो एक बहुत ही रिनाउंड तरीका है मैं अगर आपको बताऊं तो ये मस्ट फॉलो है OK4R मेथड। ये क्या है, देखिए इसमें O है, K है, FO है, 4R है। तो O का मतलब है ओवरव्यू, K का मतलब है की आइडियाज, और जो 4 R हैं उनका मतलब है R1, R2, R3, R4। O का मतलब है ओवरव्यू, मतलब आपको बुक पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स देखना चाहिए, उसकी ग्लॉसरी देखनी चाहिए कि उस पर है क्या, ताकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आता है की आइडियाज़।
आप जो भी चैप्टर ओपन करेंगे, आप उसके जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड हैं उनको पढ़ेंगे या डायग्राम्स देखेंगे। इससे आपको और ज़्यादा पता लगेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप रीडिंग करेंगे, नॉर्मल रीडिंग जो करते हैं, और रीडिंग करने के बाद बुक को अपनी साइड में रख के R2 रिकॉल करेंगे। मतलब आप ये देखेंगे कि आपको कितना कुछ याद हुआ है, और फिर आप एक ब्लैंक कॉपी में आपको जितनी भी चीज़ें याद हैं आप उसे लिखेंगे। और लास्ट में परमानेंट करने के लिए आपको उसे रिफ्लेक्ट करना है, यानी उसी दिन जिस दिन आपने पढ़ा है आपको हर हाल में रात में उसे एक बार सोने से पहले माइंड में सिर्फ शांति से बैठ के सोचना है कि आपने क्या पढ़ा। और R4 है रिवाइज। अगर आप एक हफ्ते के अंदर इस पढ़ी हुई चीज़ को, किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा नहीं देखते हैं तो वो 30% लॉस हो जाती है, और अगर एक महीने के अंदर नहीं देखते हैं तो वो 80%। तो अगर आप दोबारा एक हफ्ते में और तीसरी बार एक महीने में नहीं देखेंगे तो वो पूरी की पूरी माइंड से चली जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।